Assalamualaikum dear students. My name is Musa Karim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक फिजिक्स की कोर्स आउटलाइन और फिर 9 दिसंबर 2019 को सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसके बारे में, जिसमें स्टडी स्कीम को उन्होंने रिवाइज किया है और एक बाइफरकेटेड स्टडी मैकेनिज्म उन्होंने हमें दिया है, ये मुतारिफ कराया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट ईयर तक यानी कि 2019 तक जो फिजिक्स का पेपर पैटर्न फॉलो हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। वो पेपर पैटर्न हमारा इस दफ़ा से शायद ना एप्लीकेबल हो, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट यूज्ड टू कम इन द पेपर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो हम अभी शुरू करते हैं फिजिक्स की, मैट्रिक फिजिक्स की कोर्स आउटलाइन। जो हमारी बुक में चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स फिजिक्स की किन ब्रांचेस से डील करते हैं, उसको हम जरा भी स्टडी करते हैं। तो हमारी बुक में टोटल स्टूडेंट्स 19 चैप्टर्स हैं और उन 19 चैप्टर में से हर चैप्टर किसी न किसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स से रिलेट करता है। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और जो 4-5 मुस्लिम साइंटिस्ट्स का तस्करा हमारे बुक में किया गया है उनमें से किसी एक का क्वेश्चन बाकायदा बन के सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लाजमी पूछा जाता है और साथ में एक एमसीक्यू भी उनसे रिलेटेड होता है। चैप्टर नंबर 2 इज फॉर मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के इस चैप्टर में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो हम पढ़ेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्हीं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स से हम फिजिकल क्वांटिटीज की स्टैंडर्ड यूनिट्स बताते हैं और उसी स्टैंडर्ड यूनिट में हम आगे पूरे अपने कोर्स वर्क में, चाहे मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आगे साइंस में जब जब हम पढ़ेंगे उन्हीं यूनिट्स के बिहाफ के ऊपर हम अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्शन भी करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है एरर्स एंड एक्यूरेसी। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में हमें कहीं ना कहीं कभी गलती हो जाती है। वो गलती इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है या हमारी वजह से होती है, तो हम उन गलतियों को कैसे कैटेगराइज करते हैं, नंबर 1 बार उन गलतियों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सी गलतियों को हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी हैं जिनको हम हटा नहीं सकते या कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये एरर्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 दरअसल वो चैप्टर है जहां से सही मानों में फिजिक्स का आगाज होता है। चैप्टर 3 इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, काइनेमेटिक्स फिजिक्स की आर्गुएबली सबसे बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स, उसकी एक ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ द बॉडीज को स्टडी करते हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको अगर हम स्टडी करें कि उसको कौन मूव करवा रहा है और उसके मूव करवाने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस पर लगाए गए, और जब वो मूव करने लगा है ऑब्जेक्ट तो अब उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज आ गई हैं जो पहले नहीं थी मूव करने से। इस तरह से हम ये तमाम बातें जो मूविंग बॉडी या मूविंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ये मैकेनिक्स में आता है। ठीक, मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 हमारा काइनेमेटिक्स है, ये मैकेनिक्स की तीसरी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक दफा बॉडी मोशन में आ गई तो अब उस मूविंग बॉडी के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि वो बॉडी अगर चल रही है तो क्या उसकी रफ्तार है, क्या स्पीड है उसकी, कितनी देर तक चल रही है वो, कितना फासला कवर करेगी वो, अभी इतनी स्पीड है तो इतने एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ये फिक्स्ड है। ये सारी चीजें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में पहले हम ये फॉर्मूले डिराइव करेंगे जिससे ये फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेट होती हैं, इनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं, फिर इन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना सीखते हैं कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो 3 सेकंड के बाद अगर उसकी रफ्तार चेंज हो रही है एक खास एस्पेक्ट से तो 3 सेकंड के बाद जाकर उसकी रफ्तार क्या बन जाएगी। ये चीजें हम काइनेमेटिक्स में इन फॉर्मूले के जरिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं।
सही है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 फिजिक्स का, मैटर फिजिक्स है नहीं, इन जनरल फिजिक्स के पूरे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 4 डील्स विद फोर्स, चैप्टर नंबर 4 का नाम है फोर्स। और फोर्स फिजिक्स का वो कंसेप्ट है, ये फिजिक्स में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम हर चैप्टर में सम हाउ और द अदर कैलकुलेट करते ही करते हैं। हमें हर चैप्टर में कहीं भी कोई भी फोर्स मिल ही जाती है। वो फोर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे, या उसकी नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हमें सबसे पहले न्यूटन ने बताया अपने सबसे ज्यादा डिटेल में, जिसको न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन का नाम दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये लॉज ऑफ मोशन हम इस चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 फोर्स में पढ़ते हैं। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव जस्ट दिस चैप्टर नंबर 4 बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स। सही है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 बेसिकली तो वेक्टर्स इस चैप्टर का नाम है, लेकिन ये बेसिकली मैट्रिक, इसमें मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन क्योंकि इस वेक्टर की फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होती है, इस वजह से फिजिक्स में भी इसको एक अलग से चैप्टर बना के हम पढ़ते हैं वेक्टर्स के। वेक्टर्स क्या है, जो हम क्वांटिटीज फिजिक्स में देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, या जिनको बताने के लिए डायरेक्शन जोड़ना उनके साथ बहुत जरूरी होता है। अगर डायरेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम उन क्वांटिटीज को समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन उनके साथ असाइन होती है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। हम जिस तरह से नॉर्मल क्वांटिटीज को 2 + 2 = 4 करके एडिशन कर लेते हैं इजीली, या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेते हैं, द मोमेंट डायरेक्शन इज असाइंड या एसोसिएटेड विद सम सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एडिशन 2 + 2 = 4 वाली नहीं बनती। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कि 2 + 3 = 5, लेकिन वेक्टर्स में 2 + 3 is not equal to 5। उसका एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका आंसर 5 नहीं बनता, उसका आंसर कुछ और बनता है। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट समथिंग बनता है, लेस देन 4। एनीवेज, तो ये कौन सी मैथमेटिक्स है जिसमें 2 + 3 का आंसर 5 के अलावा 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये एडिशन अगर है, लेकिन ये डिफरेंट तरह की एडिशन ऑल टुगेदर, ये वो एडिशन नहीं है जो मैथमेटिक्स में प्लस के निशान के जरिए हमने अब तक पढ़ी है। तो ये किस तरह से की जाती है, कितनी तरह से की जाती है, ये चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। क्या एडिशन भी होती है, ऐसे में सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, ये है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि इन क्वांटिटीज को अगर प्लस माइनस अलग तरीके से किया जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी कोई फर्क पड़ता है? तो डेफिनेटली पड़ता है। जब प्लस माइनस में पढ़ा है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इनकी उतनी सिंपल, जैसे कि हम कन्वेंशनल मैथमेटिकल रूल से पढ़ते हैं, सिंपली नहीं की जाती वेक्टर्स। तो वो क्या मेथड्स हैं, कौन से तरीक़ेकार हैं जिसमें हम उनको प्लस माइनस करना सीखते हैं, या इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, ये सब हम इस चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स में पढ़ते हैं, अलॉन्ग विद वन मोर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही वाइडली यूज कंसेप्ट है, बहुत ही इस्तेमाल में आने वाला कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके मैट्रिक के कोर्स में भी है, मैथ्स के, और फिजिक्स में भी हम इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 इज टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। टॉर्क फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि फोर्स से बहुत मिलता जुलता है। अब टॉर्क है क्या? लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। किसी ऑब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं अपने थंब से, अंगूठे से, तो वो फोर्स उस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेट अप मूव करवा देती है। इसके बजाय थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड पोजीशन, थोड़ा सा हटा के यहां लगाऊं, अब ये बॉडी को ऊपर मूव करवाने के बजाय बॉडी को रोटेट करवा रही, टर्न करवा रही। चाहे मैं यहां से या चाहे मैं इस तरफ से, सेंटर से हटा के लगाएंगे तो वो फोर्स बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने के बजाय बॉडी को रोटेट करवाएगी। ये एक फोर्स का ऑल टुगेदर बड़ा डिफरेंट सा इफेक्ट है, जिस इफेक्ट से पहले तो जब फोर्स लगती थी बॉडी स्ट्रेट मूव करती थी, अगर हम इस जगह से हटा के जरा डिस्प्लेस पोजीशन पे लगाएं तो ये इफेक्ट बॉडी में रोटेशन का क्रिएट करता है। फोर्स के इस असर को, फोर्स के इस इंपैक्ट को, जिसमें बॉडी में रोटेशन पैदा होने के इम्कानात हो जाते हैं, ये टेंडेंसी आ जाती है, इसको हम टॉर्क का नाम देते हैं। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का एक इफेक्ट है।
ये रोटेशन नहीं है, ये रोटेशन में आने वाला एक असर है ये, ठीक है। रोटेशन में कितनी आसानी हो रही है, रोटेशन में कितनी तकलीफ है, कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हाउ डिफिकल्ट इट इज या हाउ इजी इट इज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, ये हम टॉपिक में पढ़ते हैं। दिस इज टॉपिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम स्टेट ऑफ बैलेंस को कहते हैं, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। मिसाल के तौर पे इसकी दो तीन इम्प्लीकेशंस बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट में है, रखा हुआ है स्टिल स्टेट में, तो वो जैसा रखा हुआ है वैसे ही रखा है, तो आप कहेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके स्टेट में, इसलिए ये स्टेट ऑफ बैलेंस यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। या एक गाड़ी है वो चल रही है, जितनी रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से चलती रहे, उसकी रफ्तार ना बढ़े ना कम हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो भी हम कहेंगे जिस सिंक में और जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चल रही है, इसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेट जो कि बैलेंस स्टेट है, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। एक और स्टेट का हम इसमें जिक्र करते हैं जिसमें हम बॉडी को रोटेट करता हुआ देखते हैं, जैसे कि क्लॉक पॉइंटर है। क्लॉक पॉइंटर ऐसे घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसकी रोटेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता तो हम कहते हैं कि यस, क्योंकि उसकी रोटेशन की स्पीड सेम है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज ही करता रहेगा, ठीक है। उसकी रोटेशन की स्पीड भी फिक्स्ड है और उसमें किसी किस्म का कोई चेंज डायरेक्शन में भी नहीं आ रहा कि क्लॉकवाइज से बदल के एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो आप कहेंगे इसकी रोटेशन भी कांस्टेंट रोटेशन है, यानी कि उसकी रोटेशन में भी कंसिस्टेंसी है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये भी इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये भी स्टेट ऑफ बैलेंस है। तो ये स्टेट ऑफ बैलेंस क्या होती है, कितनी तरह से होती है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक इक्विलिब्रियम के अंदर करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 इज सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। सर्कुलर मोशन, बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो हम कहते हैं ये इसकी सर्कुलर मोशन है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि सर्कल में मूव करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं उसके पास होना, कि जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करेगी, अदरवाइज वो नहीं मूव कर सकती। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन कितनी तरह की हो सकती है, और सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज को, स्पीड वगैरह को हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई फोर्स लग रही है तो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, सर्कल में मूव करने वाली बॉडी पे कितनी तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं, ये सारी बातें हम इसमें सर्कुलर मोशन के टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इस चैप्टर नंबर 7 का दूसरा हिस्सा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक्स इन फिजिक्स। हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने ग्रेविटी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन उसके नाम से जरूर फेमिलियर होता है। वो सबको मालूम है ग्रेविटी का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो तो वो उसका जमीन की तरफ नीचे अट्रैक्ट होना, दिस इज ग्रेविटी। कम से कम इतनी बात तो ग्रेविटी के बारे में उसको पता ही होती है हर बच्चे को। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटी का एक्चुअल मतलब क्या है। क्या सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके जमीन की तरफ खिंच जाना ही ग्रेविटी है, या ग्रेविटी और भी चीजें से वाज़ेह होती है, और भी चीजों से वाज़ेह होती है। ये हमें न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया, जिसको वो कहता है कि ये यूनिवर्सली आप इसको ऐसे ही देखेंगे ग्रेविटी के फिनोमेना को, और ये पूरी यूनिवर्स हमारी ग्रेविटी के ही कंसेप्ट से, ये ग्रेविटी के फिनोमेना से अपनी जगह या अपनी कंडीशन में है, जैसे भी है वो प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं तो वो इसी वजह से रोटेट कर रहे हैं कि उनके अंदर ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। और उसने उस ग्रेविटी के इफेक्ट को कहा कि ये बड़े से बड़े, चाहे प्लैनेटरी लेवल के ऊपर हो जिसे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, या छोटे से छोटे आप एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं। तो उसने कहा ये ग्रेविटी का फिनोमेना छोटे से छोटे पार्टिकल जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन पे भी लग रहा होता है, बड़े बड़े जाइगेंटिक और ह्यूज और मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स उन पे भी काम कर रहा होता है। ये इस वजह से एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है, बहुत ही फेमिलियर कंसेप्ट है ग्रेविटी का। तो इस ग्रेविटी कहाँ होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन फैक्टर्स से ग्रेविटी बढ़ जाती है, ये किन फैक्टर्स में ग्रेविटी कम हो जाती है, अर्थ की कितनी ग्रेविटी है, सही है। अगर किसी सैटेलाइट को हम अर्थ के गिर्द लॉन्च करें तो उसके लिए हमें कितनी रफ्तार रखनी चाहिए है कि वो ग्रेविटी के असर से ना तो जमीन पे आके जाके टकरा जाए, ना जमीन को छोड़ के बाहर निकल जाए। ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी कैलकुलेशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए। ये हम चीजें इस चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक ग्रेविटेशन में करते हैं, सही। देन कम्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी ये
तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला वर्क, एंड वी ऑल नो अबाउट वर्क। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपलिस्टिकली अगर हम बात करें सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये वर्क क्या होता है, ये वर्क किन क्वांटिटीज को मिला के बनता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और इस वर्क का काम क्या होता है, इसका एक्चुअल रोल क्या होता है वर्क का, ये हम चीजें इस चैप्टर के टॉपिक वर्क में पढ़ते हैं। फिर इसी वर्क से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है, वर्क से मिल के बनने वाला एक कंसेप्ट है पावर। वो हम इसमें पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक पावर में, ठीक है। उससे फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है कि वर्क में और पावर में फर्क क्या है और पावर का कैलकुलेट कर लेना क्यों जरूरी है। और तीसरी चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर नंबर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है एनर्जी, जिसमें हम पढ़ते हैं व्हाट इज एनर्जी, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, और उन एनर्जीज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करना, क्योंकि वो न सिर्फ न्यूमेरिकल में पूछा जाता है बल्कि उसकी डेरिवेशन भी हमें पेपर में पूछी जाती है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी कंबाइन हो जाती हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, सही है। और इससे एनर्जी का एक खास प्रिंसिपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मुस्तकिल रहना, एनर्जी कभी भी शक्ल अपनी बदल लेती है लेकिन उसकी वैल्यू में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। ना एनर्जी की वैल्यू खुद से बढ़ सकती है ना खुद से कम हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई हमें मिलेगी, सही ये। और फिर एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन का प्रोसेस हमें समझना होता है कि एक एक्टिविटी हो रही है या एक प्रोसेस, एक एक्शन हो रहा है, उसमें एक टाइम पे ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है और उस एक्शन में which form of energy is being converted into the other। ये being a student of physics ये हमें पता होना चाहिए, ये एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में जब केस स्टडीज या सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं तो उसमें हमारे लिए ये आइडिया कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इस वक्त कौन सी एनर्जी की शक्ल किस में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं लगा सकेंगे। जब अप्रोप्रिएट फॉर्मूला नहीं लगा सकेंगे तो कैलकुलेशन भी सही नहीं होगी। So this is why it's very important, not only for the paper or not only for the exams point of view, but basically in generally for a physics student in general, it's extremely important for that student, for every student in fact, it's extremely important and necessary for every student to be able to understand that in a certain process which form of energy is being converted into the other and how to calculate that. Okay, chapter number 9. Chapter 9 is सिंपल मशीन्स के बारे में हम सभी जानते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ढेर सारी मशीन के बगैर तो हमारी जिंदगी भी इनकम्प्लीट हो गई है। वी ऑल आर टू मच रिलायंट एंड डिपेंडेंट ऑन मशीन्स, ठीक है। लेकिन अब तो हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन्स, डिजिटल मशीन्स यूज़ करते हैं, हैवी ड्यूटी मशीन्स यूज़ करते हैं। यहाँ इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंपल मोस्ट मशीन्स, इसी वजह से चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन्स, ठीक है। ये सारी मैकेनिकल मशीन्स हैं, कोई इसमें बिजली से चलने वाली मशीन नहीं है या कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। ये सिंपल से मशीन्स हैं जो कि पहले जहाँ से मशीन का आइडिया आया, ठीक है। ये सिंपल मशीन्स हैं, 6 तरह की सिंपल मशीन्स हैं आई गेस इस चैप्टर में हमारे, और हम ये पढ़ेंगे इनमें से कौन सी मशीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है। और किसी मशीन को अगर हमें सेलेक्ट करना हो कि मिसाल के तौर पर मुझे एक काम लेना है और उस काम के लिए मेरे पास 2-3 मशीन्स हैं, तो मैं कैसे आइडिया लगा लूँ कि इन तीनों में से कौन सी मशीन ऐसी है जो मेरे इस काम को सबसे एफिशिएंटली और सबसे ज़्यादा आसानी से कर सकती है। ये हम कुछ कंसेप्ट्स हैं सिंपल मशीन्स के बारे में जिनको हम पढ़ते हैं, शॉर्ट डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 मैटर के इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम स्टडी करते हैं। मैटर के हम जानते हैं 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा भी है बट ऑफ कोर्स इस लेवल पे हम प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ते। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, इनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होती है ये इसमें देखते हैं, और हर मटेरियल बॉडी की चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनकी अपनी क्या प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं मटेरियल के अंदर, ये हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। लिक्विड्स के, फ्लूइड्स के बारे में हम पर्टिकुलर हम इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, सही है। और इसमें ये देखते हैं एक बड़ा मशहूर रीज़न भी है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है लेकिन इतना बड़ा शिप पानी में तैर रहा होता है, तो ये रीज़न आता है। इसका क्या रीज़न है? शिप पानी पे फ्लोट करता है लेकिन सबमरीन
सबमरीन पानी में डीप सी में भी चली जाती है और फिर सबमरीन वापस ऊपर भी आ जाती है। शिप ऐसा नहीं कर पाता। तो सबमरीन में ऐसा कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा होता है जिसकी वजह से सबमरीन लिबर्टी के साथ डीप सी में या फिर वापस ऊपर समंदर की सतह के ऊपर आ सकती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सही। चैप्टर नंबर 10 के बाद आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारे इस कोर्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। फिजिक्स की इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, हीट। हीट में हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा बाय द वे, एक अब तक ये जो हमने चैप्टर्स देखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, ये जो चैप्टर्स हमारे हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स फिजिक्स की ब्रांच जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया, मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज, उससे बिलोंग करते हैं। तो ये शुरू के 10 चैप्टर्स हैं, पहले दूसरे को हटा दें जरा, तो चैप्टर नंबर 3 से लेकर 10 तक। तो शुरू में जो हमारे 10 चैप्टर्स बनते हैं दे बिलोंग टू द बिगेस्ट या द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर 11 से ऑनवर्ड्स जो चैप्टर्स आएंगे ये फिजिक्स की मैकेनिक्स के अलावा दूसरी ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 में अगर देखते हैं हीट, तो ये फिजिक्स की अलग से ब्रांच है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच होती है थर्मोडायनेमिक्स, ये उससे ज्यादा रिलेट करता है। हीट का अलग है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आम एनर्जी की जो दूसरी टाइप्स हैं और हीट में क्या फर्क होता है, हीट आगे बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, कितनी तरह की हीट बॉडी के पास होती है, हीट को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कभी हीट दें तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, कभी हीट दें तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, ये मैकेनिज्म क्या है, और बॉडी को हीट देते हैं तो वो कितना अपने पास एब्जॉर्ब करती है और कितना एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। किसी ऑब्जेक्ट को हम जब जैसे अ कप ऑफ टी व्हेन केप्ट ऑन द टेबल इट रेडिएट्स एनर्जी, वो थोड़े टाइम के बाद कूल डाउन हो जाती है, लेकिन अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर उसको जब हम टेबल पर रखते हैं तो वो हीटअप हो जाता है, वो सादा, जैसे हम कहते हैं कि ठंडा पानी सादा हो गया, यानी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये क्या मैकेनिज्म है कि कभी किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं तो उसका टेम्परेचर लूज हो जाता है। चाय को तो आप कहते हैं चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी टेबल पर रखते हो तो आप कहते हैं पानी गर्म हो गया। तो ये क्या सिलसिला है, कब और ऑब्जेक्ट में और किस तरह से टेम्परेचर का चेंज आता है, किस में टेम्परेचर बढ़ेगा, किस में टेम्परेचर कम होगा, ये हम चैप्टर में पढ़ते हैं। हीट कितनी तरह की होती है, हीट के चेंजेस किस तरह के होते हैं, हीट आगे बढ़ती है तो किस तरह से बढ़ती है, ये कितने मेथड से बढ़ती है। इसके अलावा इसमें एक और बड़ा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जनरल गैस लॉज, ये गैस इक्वेशंस। ये चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो गैसीय सब्सटेंस में उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर और उसके नंबर ऑफ मोल्स या क्वांटिटी, ये आपस में रिलेटेड होती हैं। तो डिफरेंट केमिस्ट्स ने इसके दरमियान या फिजिसिस्ट ने इसके दरमियान एक रिलेशन स्टडी किया और उस रिलेशन की मदद से उन्होंने इक्वेशंस बनाई और वो इक्वेशंस हमें दी विच आर वेरी वेरी यूजफुल। सही है, तो उन इक्वेशंस को पढ़ेंगे और इसके अलावा हीट से मुतालिक जो बाकी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें की कि टाइप्स ऑफ हीट कितने तरह की होती हैं, हाउ दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कितने मेथड्स हैं, ये क्या अवामिल है, फैक्टर्स हैं, इनको हम इस चैप्टर नंबर 11 रीड कर पढ़ते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, इट्स द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 इज वेव्स एंड साउंड। वेव्स एंड साउंड वाले चैप्टर के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन का, जिसमें हम वाइब्रेशन क्या होती है और वाइब्रेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, वाइब्रेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि स्विंग, बच्चा जब झूला झूलता है तो उसकी जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ये वाइब्रेशन लाइक मूवमेंट है, यानी कि वो वाइब्रेशन ही है। घड़ी में पेंडुलम होता है तो पेंडुलम भी वाइब्रेशन ही होती है। स्प्रिंग को अगर आप खींच के अगर आप उसको रिलीज करें तो उसमें जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, इसको भी हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये वाइब्रेशन होती क्या है, दूसरी तरह की मूवमेंट्स में और वाइब्रेशन में क्या फर्क है, वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, या क्या क्या फॉर्मूले हैं वाइब्रेशन की, ये हम इसमें पढ़ते हैं। सही है, घड़ी में पेंडुलम क्यों यूज किया जाता है, क्या खास बात है पेंडुलम की कि घड़ी में आप सेकंड्स कैलकुलेशन के लिए पेंडुलम ही देखते हैं, कोई दूसरी वो नहीं देखते, या तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल काउंटर्स होते हैं या फिर पेंडुलम होता है। So why pendulum is used? So it means it has
समथिंग टू डू विद द टाइम कैलकुलेशन, जो कि घड़ी हमें टाइम बता रही होती है, वो पेंडुलम के वाइब्रेशन से समहाउ रिलेटेड होती है। वो हम देखेंगे कि वो क्या रिलेशन होता है पेंडुलम का और टाइम का। दूसरा हिस्सा वाइब्रेशन के बाद वो है वेव मोशन का। वेव क्या होती है, वेव के टाइप्स क्या होती हैं, वेव कैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ती है, वेव में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये वेव्स के मुतालिक, वेव की अगर स्पीड है कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला, ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये वेव्स के चैप्टर में, वेव्स के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का साउंड हम सब जानते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। So what's the difference between this form of energy and the others? What distinguishes sound from the other forms of energy? ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, आगे बढ़ती है तो उसके आगे बढ़ने का क्या तरीक़ाकार होता है, ठीक है। साउंड के अंदर कौन कौन से फीचर्स, ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं। तो एक तो बड़ा ज़बरदस्त फीचर होता है, वो है रिकग्निशन का। आप आवाज़ पहचान जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो हमारे घर वाले होते हैं या जो वालिद वालदा घर के अफराद होते हैं, उनकी आवाज़ें हम पहचानते हैं। अब अगर कभी वो हमें पुकारें या आवाज़ दें और हम उन्हें ना भी देख रहे हों तो भी आवाज़ सुन के हम शनाख्त कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपको किसने आवाज़ दी है। तो ये साउंड रिकग्निशन का एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर होता है हर साउंड के अंदर, ठीक है। आपका ब्रेन उसको समझे कि अपने रिकॉर्ड में रख लेता है, ऐसे कह लीजिए, और उसके बाद फिर पैटर्न मैच करता है कि जब कभी दोबारा आप वो साउंड सुनते हैं तो फिर उसको मैच करता है और फिर आपको बताते हैं कि इस आवाज़ तो उनकी है। तो आप बगैर देखे भी, जो आपको कॉल कर रहा है बंदा, आप उसको बगैर देखे भी पहचान जाते हैं कि किसकी आवाज़ है। इस तरह और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं साउंड के अंदर, जिसमें से कुछ का तस्करा हम इस चैप्टर नंबर 12 के सेक्शन साउंड में करेंगे। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बिहेवियर है जिसमें हम ये देखते हैं कि लाइट चलते चलते जब किसी भी सरफेस पर टकराती है तो पलट के वापस आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का चलते हुए किसी मीडियम से टकराना, टकरा के वापस पलट जाना वहीं से, उसी रास्ते से जिस रास्ते से आई थी, इसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन कितनी तरह की होती हैं, ये रिफ्लेक्शन कौन कौन से सरफेसेस या कौन कौन से मीडियम करते हैं, और सबसे ज्यादा कौन करता है, तो सबसे ज्यादा मिरर करता है। तो हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है और कितनी तरह के मिरर्स होते हैं, और उन मिरर पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद वो मिरर किस रास्ते से लाइट को वापस भेजता है और क्या क्या इफेक्ट्स उसमें हमें नजर आते हैं, वो इमेज हमें दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। चैप्टर 14, चैप्टर 14 लाइट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, फिनोमेना है, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट का किसी मीडियम से टकरा के वापस आना। अगर रिफ्लेक्शन है तो हर हिस्सा टकरा के वापस नहीं आता, यानी कि सारी की सारी लाइट पलट नहीं जाती, कुछ पलट जाती है, कुछ उसमें एब्जॉर्ब होके आगे निकल जाती है, यानी कि मीडियम में एब्जॉर्ब होके पेनिट्रेट करके आगे निकल जाती है। जैसे कि हम उसको यूं कह सकते हैं कि ये मीडियम है सपोज ग्लास का, यहाँ पे लाइट आई, टकराई, दो हिस्सों में टूट गए, एक हिस्सा पलट के वापस आ गया, दूसरा हिस्सा इसके अंदर से चलते चलते आगे निकल गया। तो ये वाली जो लाइट रे है जो दूसरे हिस्से में आई, एब्जॉर्ब हुई और आगे बढ़ते बढ़ते मजीद आगे चली गई, इस वाले बिहेवियर को हम रिफ्रैक्शन या कहीं कहीं कुछ टेक्स्ट बुक्स में आप इसको ट्रांसमिशन भी देखेंगे। तो ये ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन कहलाता है, लाइट का टकरा के दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट करके उसी मीडियम में आगे बढ़ जाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये रिफ्रैक्शन कितने तरह के मीडियम से होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से होती है, और वो कौन से ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे, सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडिया। उसमें हम एक ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम एक प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें तीसरा हम पढ़ेंगे लेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेंस क्या होता है, कैसे बनता है, लेंस कितनी तरह के होते हैं, और उन लेंस से टकराने के बाद लाइट के क्या बिहेवियर या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। उस लेंस को इस्तेमाल करके हम कुछ बहुत ही यूजफुल से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ए माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप ये बनाते हैं, और इन दोनों की वर्किंग पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप एंड हाउ डज इट वर्क, व्हाट्स ए टेलीस्कोप एंड व्हाट्स द बेसिक प्रिंसिपल एक टेलीस्कोप जिस पे काम करता है। चैप्टर नंबर 15
13 और 14 तो हमने पढ़ा अबाउट सर्टेन बिहेवियर्स ऑफ लाइट, टू वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स एंड फिनोमेना ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन वो आगे जाएगी, टकरा के पलट के वापस आएगी या मीडियम के अंदर गुजरेगी, तो बात की बात है वो आती ही कैसे है, वो खुद किससे मिलके बनी है, वो कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ती है, वो पार्टिकल्स में मिलके मुश्तमिल है या वो वेव्स की सूरत में चलती है। डिफरेंट एराज में, डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट साइंटिस्ट के ओपिनियंस रहे और ये बड़ी डिबेट रही। और फिर फाइनली 20वीं सेंचुरी में आके आइंस्टाइन ने, जो आज हम फॉलो करते हैं लाइट के कंसेप्ट के मुताबिक, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, आइंस्टाइन ने बताया। तो पहले क्या डिबेट थी, क्या उन्होंने एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात उठाए उनकी थ्योरीज के ऊपर, और अब जो थ्योरी है वो क्या है और कैसे वो पुरानी थ्योरी से मुख्तलिफ है या मुश्तरक है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ लाइट इटसेल्फ, लाइट खुद क्या है, कैसे बनी है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है। फिर हम इसमें नेचर ऑफ लाइट में एक और छोटा सा पोर्शन है इसी चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट की रेंज क्या होती है, विजिबल है कि इनविजिबल है, कितनी तरह की होती है, कौन सी लाइट नजर आती है, कौन सी नजर नहीं आती, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। ये लाइट का एक और बिहेवियर है कि लाइट का मुख्तलिफ कलर्स में व्हाइट लाइट का स्कैटर हो जाना, ये डिस्पर्शन कहलाता है। डिस्पर्शन की वजह से रेनबो पैटर्न हमें मिलता है। वो रेनबो क्या होता है, कहाँ मिलता है, क्या कंडीशंस हैं। और इसके अलावा एक और छोटी सी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो क्या होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन हाउस इफेक्ट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सिंस इट इज इन द बुक, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में हमसे पूछे जा सकते हैं, सो इट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स ऑलवेज। चैप्टर 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज, और स्टैटिक फिजिक्स में हम कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट को। बॉडी अगर ठहरी हुई होती है तो स्टेट ऑफ रेस्ट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट, जब कोई चार्ज अपनी जगह ठहरा हुआ होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और जब वही चार्ज चल पड़ता है, मूव करना शुरू करते हैं, तो क्या इफेक्ट्स क्रिएट करता है, इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है उसमें इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज, मैग्नेटिज्म मैग्नेट से रिलेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपस में। हर मैग्नेट के साथ एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है, हर मैग्नेट के पास चार्ज वाली खासियत उसके साथ शामिल होती है। ठीक है, और इसको इस्तेमाल करके हम यूजफुल मशीन्स हमारी बनती हैं, जैसे कि घरों में इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे सिंपल पानी की मशीन है हमारी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलकर बनी है। जनरेटर्स हैं, कमोवेश हर घर में ही आज जनरेटर हमें नजर आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलकर बनता है। ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे काम करता है इनकी, हम इलेक्ट्रिक मोटर की तो वर्किंग भी हमारे कोर्स में है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिजिक्स की, और चैप्टर नंबर 18 का खुद का नाम भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता है और चैप्टर का भी नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें तो बाकायदा पूरा नाम इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन से बड़ा रिलेशन बनता है चैप्टर का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि 1948 और 1950 के दरमियान कहीं एवोल्यूशन में आई, और सिंस देन इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वर्ल्ड। उसने हमारे लाइफस्टाइल, उसने हमारी तर्ज जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया, उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ गया। मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में हम देखते थे रेडियो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है, और आज के ज़माने में एक पॉकेट डिवाइस है जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उसमें रेडियो भी शामिल है, उसमें कैमरा भी शामिल है, वो एज गुड एज कंप्यूटर भी काम करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा काम है जो मोबाइल के जरिए आप नहीं करते, वो कम्युनिकेशन का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम आप उस पर टाइपिंग वाइपिंग भी कर लेते हैं, ऑफिस वगैरह के सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इसमें ऑफिस का भी काम कर लेते हैं, आप उसमें अपने ये मोबाइल कैमरा, समझे कि एक आदमी अपने पॉकेट में ये सारी डिवाइसेस लेके चल रहा है। ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है अपने आप में कि आपको हर डिवाइस को अलग अलग कैरी नहीं करना पड़ा। एवरी डिवाइस इज रिड्यूस्ड इनटू वन सिंगल डिवाइस एंड दैट डिवाइस इज वर्किंग एज ऑल इन वन।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा कारनामा है और हम सब आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। मोबाइल के बगैर कोई भी आदमी आज के दौर में अपनी जिंदगी तस्वुर नहीं कर सकता। ठीक है, आखिरी में न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें, जैसे कि हमें नाम से अंदाजा हो रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम का न्यूक्लियस आपने पढ़ा है पहले कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट टू योर सरप्राइज इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल होते हैं। नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट आउटसाइड, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ एटम के न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होते हैं। उसके एविडेंसेस क्या हैं वो हम देखेंगे और क्यों उस इलेक्ट्रॉन का वहां पे प्रेजेंट होना इन द न्यूक्लियस जरूरी है। वो इलेक्ट्रॉन अगर ना हो तो ये पार्टिकल्स हमारे आपस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, ये पार्टिकल्स आपस में नहीं रह सकते जैसे कि न्यूक्लियस में होते हैं। एटम हमारा अपनी शक्ल में नहीं रह सकता जैसे कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी यकीनन पढ़ा होगा। इसमें आप आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आइसोटोप्स इस्तेमाल होंगे, हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में, मेडिकल साइंस में इन आइसोटोप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस से ये जो पार्टिकल या न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है इसको इस्तेमाल करके कुछ बड़े बड़े रिएक्शंस किए जाते हैं जो कि इतनी ज्यादा एनर्जी हमें देते हैं कि जो एनर्जी अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो डिस्ट्रक्शन, लाइक अ बॉम्ब, जैसे कि हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और उसी एनर्जी को अगर कंट्रोल कर लिया जाए समहाउ तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिजली घर होता है, या जैसे कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कराची में भी है, कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहां पे भी यही न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम सन पे होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सन हमारे इस सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है और कंटिन्यूसली हमें एनर्जी दिए चले जा रहे हैं फ्रॉम दी बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड टिल मजीद आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक देता रहेगा, ऐसा साइंसदानों का ख्याल है। ठीक है, ये फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस कहलाते हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये तो हमारी हुई कोर्स आउटलाइन हमारी बुक की जिसमें 19 चैप्टर्स हैं। पहले ये कोर्स आउटलाइन हम मैट्रिक में ये पूरी बुक पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब 9 दिसंबर 2019 को सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसकी कॉपी भी मैं आपको अपनी वीडियो में शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने स्टडी स्कीम को रिवाइज किया है और एक नई स्टडी स्कीम प्रपोज की है जिसमें उन्होंने कोर्सेज को, सारे ऑप्शनल कोर्सेज को, जैसे कि मैथ्स है, जैसे कि फिजिक्स है, जैसे कि केमिस्ट्री है, जैसे कि कंप्यूटर या बायोलॉजी है, इन कोर्सेज को उन्होंने बाइफरकेट किया है। क्या मतलब, पहले हम ये देखते थे कि 9th में आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे, केमिस्ट्री और कंप्यूटर या बायो अल्टरनेट में। मैट्रिक में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे आपके पास, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इस दफा से उस नोटिफिकेशन में ये बात आई है, लिखा है उन्होंने कि फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 जो बच्चे अब 9th में आएंगे वो इस नई स्टडी स्कीम के तहत पढ़ेंगे जिसमें 9th या जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ्स के कोर्सेज को एक साल में लेने के बजाय 2 सालों में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। 9th में होने वाली केमिस्ट्री अब पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 9th मैट्रिक दोनों में होगी। मैट्रिक में पढ़े जाने वाला फिजिक्स का कोर्स अब 9th में पार्ट 1 और मैट्रिक में पार्ट 2 करके होगा और फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स भी आप 9th और मैट्रिक में दोनों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यही बात कंप्यूटर और बायोलॉजी के लिए भी है कि कंप्यूटर और बायो भी आप 9th में भी और मैट्रिक में भी पढ़ेंगे। तो बुक चेंज नहीं हुई है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फिजिक्स नाउ। बुक चेंज नहीं हुई है, वही बुक है, वही कोर्सेज हैं, वही चैप्टर्स हैं, सॉरी वही बुक है, वही चैप्टर्स हैं, बस उन चैप्टर्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया इस तरह से कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 11, ये 10 चैप्टर्स हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, यानी कि समझेंगे फिजिक्स पेपर 1 हो गया।
दूसरे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये चैप्टर्स हम पार्ट 2 यानी कि मैट्रिक में पेपर देंगे। इसका पेपर होगा आपका 9th में भी, पेपर होगा आपका फिजिक्स का मैट्रिक में भी। पहले वो पेपर थ्योरी का 85 मार्क्स का थ्योरी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होके 100 नंबर्स का हुआ करता था। अब दोनों साल ये आपसे पेपर लेंगे, 60 मार्क्स थ्योरी, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल 9th में, 60 मार्क्स थ्योरी, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल मैट्रिक में। तो इस तरह से 75 मार्क्स का पेपर आपका 9th में होगा फिजिक्स का, और 75 मार्क्स का पेपर आपका मैट्रिक में भी होगा फिजिक्स का। ये 75 मार्क्स शुरू के चैप्टर से, ये 75 मार्क्स इन चैप्टर से पेपर बना के दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो टोटल पिछले साल तक हम 100 मार्क्स का फिजिक्स का एक पेपर होता था, 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता था, 100 मार्क्स का। इस दफा से 75 का 9th में, 75 का मैट्रिक में, तो ये टोटल 150 हमारे मार्क्स बनते हैं। तो ये 150 मार्क्स का आपका टोटल फिजिक्स का पेपर बनेगा। जो फाइनल आपकी मैट्रिक के बाद जो मार्कशीट बनेगी उसमें टोटल फिजिक्स की मार्किंग्स 150 हो गई हैं, मैथ्स की भी, कंप्यूटर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी। ये सारे पेपर्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, लास्टली पेपर पैटर्न जो कि 2019 तक फॉलो किया गया है। पेपर के कंटेंट में 3 तरह के सेक्शंस हमारे शामिल हैं। पहला एमसीक्यूज का सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। एमसीक्यूज का सेक्शन नंबर स्कोरिंग के हिसाब से बहुत आसान होता है, और इसी तरह से अगर आपकी एमसीक्यूज की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप उतनी ही आसानी से नंबर गवा भी सकते हैं। नंबर लूज भी उतनी आसानी से हो जाते हैं जितनी आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं इस सेक्शन में। इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज में 3 तरह के एमसीक्यूज हमारे पेपर में दिए जाते हैं। एक एमसीक्यू की कैटेगरी वो, यानी कि 3-4 एमसीक्यूज ऐसे आ जाते हैं जो लर्निंग बेस्ड होते हैं, जो आपकी लर्निंग मेमोरी चेक करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश, आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही है। उसमें से आपको ये बताना है कि फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो उसमें से जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो आप बताएंगे। थोड़ा सा इसमें ट्रिक कर लिया जाता है। एक आपको यूनिट दे दी मिसाल के तौर पे डाइंस, ये सीजीएस यूनिट होती है। एक आपको यूनिट दे दी पाउंड फोर्स, एक यूनिट इन्होंने आपको दे दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चौथा आपको दे दिया नन ऑफ द अबव। अब आपको ये याद अगर है कि न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ही जगह ऑल्टरनेटिवली लिखा जाता है तो आप कहेंगे यस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ऐसे यूनिट है, सही। इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं जो हमें याद होते हैं। इनको लिखने में कोई टाइम नहीं हमें ज़ाया होता हमारा, 5 सेकंड 10 सेकंड आप लिख लेंगे। बहुत अच्छा संवार के सजा के लिखना चाहेंगे तो 15 से 20 सेकंड लगा लेंगे। तो ये एमसीक्यूज वो हैं जो आपको आते हैं, जो आपको याद हैं, और 20 सेकंड के अंदर आप इनको लिख सकते हैं। दूसरे थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं तो उसमें ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, लर्निंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि आपने कितना समझा हुआ है फिजिक्स को। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं वो ये कि एक जैसे अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, सही। यहाँ पे कौन सी फोर्स ऐसी है जो उसको रिवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिवॉल्व करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कहेंगे अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। और सर्कल में ये कंसेप्ट है, सर्कल में घुमाने के लिए जरूरी है एक सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी न किसी की शक्ल में लग रही होती है। तो अर्थ और सन में कौन सी फोर्स ज्यादा है ये हम देखेंगे तो पता चले दोनों के मासेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मास पे डिपेंडेंट जो फोर्स होती है, ग्रेविटी की फोर्स, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा कंसेप्ट चेक हुआ। इसी तरह इफ अ बॉय थ्रोस अ बॉल अप इन द एयर, तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर तो आप कहेंगे बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, थ्रो करेंगे अप इन द एयर तो उसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगी, उसकी हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने से एक एनर्जी चेंज होती है, बढ़ती है, और उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इंक्रीजेस विद द हाइट। तो आप कहेंगे ठीक है, इफ द बॉल इज मूविंग अप इन द एयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है।
ये कंसेप्ट्स हमारे चेक होते हैं कुछ एमसीक्यूज में, तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। ये भी आसान है क्योंकि अगर आपको पता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सो यू नीड नो फर्दर या नो एक्स्ट्रा टाइम टू थिंक ओवर देम एंड आंसर देम। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं जाया करना पड़ेगा। हाँ, जहां आपको टाइम लगेगा वो तीसरी तरह के एमसीक्यूज हैं जिन्हें हम न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज कहते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल प्रॉपर पैटर्न से सॉल्व करने को इसमें हरगिज नहीं कहा जाता। आप अपने आंसर शीट में जहां पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप लाइन डालिए, रफ वर्ब बनाइए, रफ कॉलम बनाइए, और रफ कॉलम में पेंसिल से करते हैं, पेन से करते हैं, रफ सा काम करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको सिर्फ अपने फेयर प्लेस पे उसका आंसर लिखना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन है, आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ इन दो तरह के एमसीक्यूज में कुछ हमारा टाइम बच जाता है, तो फिर वो हमें इस तरह के एमसीक्यूज में काम आ जाता है। सही है। सेक्शन बी में अगेन टाइम की बात नहीं कर रहा अब, क्योंकि पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, क्या टाइम डिस्क्रिप्शन रहेगी, तो वो तो जब हमें मॉडल पेपर मिलेगा देन आई विल गेट बैक ऑन दिस। तो फिलहाल तो सिर्फ मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, इसमें कंटेंट क्या है। सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन में उन्होंने उसको दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी में थ्योरी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, या थ्योरी या शॉर्ट डेरिवेशंस होती हैं। पार्ट बी जो है सेक्शन बी का, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। पहले हमारे पास चॉइस होती थी, 8 आते थे, 5 करने थे। अब का जो भी पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे। सेक्शन सी, सेक्शन सी हमारे पेपर का सबसे आसान सेक्शन है। इसलिए सबसे आसान सेक्शन है क्योंकि इस सेक्शन में बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग डेरिवेशंस हैं, थोड़ी सी ही लॉन्ग डेरिवेशंस हैं जो हमारे कोर्स में है, और पता है कि उसी में से पेपर में पूछा जाएगा और पेपर आता भी उन्हीं में से ही है। सो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन सी इज वेरी इजी, और अमूमन बच्चों के सेक्शन सी में सबसे ज्यादा बी और ए में निस्बतन कम नंबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं, तो इसकी इनकी तैयारी अच्छी होती है। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सेक्शन बी ही पहले अटेम्प्ट करेंगे, सी बाद में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये कोई रूल हमें डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया गया पेपर पैटर्न के अंदर। तो आप बी पहले सी बाद में, या सी पहले बी बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपके डिस्पोजल के ऊपर है। आपको होना क्या चाहिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है आप वो पहले अटेम्प्ट करें, उसी से पेपर का आगाज करें। ठीक है, लेकिन अगर सेक्शन सी आप शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 3 के 2 पार्ट्स हैं, 3 है 3 भी, 4 के 2 पार्ट्स हैं, 4 है 4 भी। आप 3 अटेम्प्ट करें पहले, 4 अटेम्प्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करें तो 3 में आप पार्ट ए करेंगे, पार्ट बी करेंगे, दोनों पार्ट मुकम्मल किए बगैर, दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स कंप्लीट करके क्वेश्चन 3 मुकम्मल किए बगैर 4 पे जंप नहीं करेंगे। और अगर 4 पहले अटेम्प्ट करें तो दोनों पार्ट्स, चाहे पहले कोई सा भी पार्ट करें, दोनों पार्ट्स मुकम्मल किए बगैर आप क्वेश्चन 3 पे नहीं आ सकते। ठीक है, और यही चीज सेक्शन बी में भी रहेगी। अगर आपने सी पहले अटेम्प्ट किया तो सी के दोनों क्वेश्चन मुकम्मल करने के बाद आप बी पे आएंगे, और बी में भी पार्ट ए अटेम्प्ट करें पहले कि पार्ट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी पार्ट पहले अटेम्प्ट करें वो मुकम्मल करने के बाद ही दूसरे पार्ट पे जाएंगे। ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ए के सारे पार्ट्स करने के बाद बी पे जाएंगे, बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बी मुकम्मल करने के बाद ही ए पार्ट के बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले तक आपको ये स्वैपिंग नहीं करनी कि पहले इसका एक पार्ट कर लिया, दूसरे सेक्शन का दूसरा पार्ट। तो जितनी आसानी, सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग, जितनी आसानी आप एग्जामिनर को पेपर चेक करने के लिए देंगे, उतनी आसानी वो आपको नंबर अवॉर्ड करने में देगा। सिंपल एज दैट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमारा ऐसा है, और किसी हद तक जस्टिफाइबल भी, इसलिए बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने में। हर पेपर में इतना टाइम लगता रहेगा चीज़ों को रिकंसाइल करने में, तो चेकिंग हो गई टाइम। ठीक है, तो ये तो था हमारा लास्ट ईयर तक का पेपर पैटर्न। अब जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और डिस्कस करता चलूँ, तो ये कहते हैं पेपर करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन।
ये सब वो मालूम ही है, पेपर की प्रिपरेशन होना अच्छी बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर अच्छा नहीं करेंगे अगर आप, तो पेपर में फिर आप लिखेंगे क्या? ठीक है, तो प्रिपरेशन तो वी ऑल अग्री, लेकिन एक और बात जो कि प्रिपरेशन से मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो है प्रेजेंटेशन। Presentation, in my opinion, is more important than your preparation. Preparation is a must, and presentation is more than a must. Presentation होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी ही हो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अच्छी राइटिंग हर किसी की नहीं होती। लेकिन एक मिथ है कि जिसकी राइटिंग अच्छी होगी प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम एवरेज राइटिंग के साथ भी अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए जो सबसे बुनियादी बात जहन में होनी चाहिए या जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है पेपर की टाइडीनेस या नीटनेस। आपका पेपर जितना नीट एंड टाइडी होगा आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ही अच्छी होगी, चाहे आपकी राइटिंग एवरेज ही क्यों ना हो। ये बारहा का तजर्बा है, आप खुद उसको ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। तो हमें प्रेजेंटेशन के लिए एक ब्लू मार्कर, एक ब्लैक मार्कर, ब्लू फाउंटेन पेन या पॉइंटर या ब्लैक फाउंटेन पेन या पॉइंटर, बस ये अलाउ होता है। ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू और ब्लैक फाउंटेन पेन या पॉइंटर्स ये अलाउ होते हैं। इसके अलावा ब्लू ब्लैक के अलावा कोई दूसरा कलर हमें अलाउ नहीं होता पेपर में यूज करने के लिए। तो जो भी आप पेपर अपना अटेम्प्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें इन कलर्स का आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं में से इस्तेमाल आपको करना है। कम्बिनेशन आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अपना पेपर अगर आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा तो किसी दूसरे को कैसे अच्छा लग सकता है? इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो ये तो कुछ बातें थी स्टूडेंट्स पेपर के हवाले से, पेपर की प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन के हवाले से, जिनका हमें हर हाल में ध्यान रखना ही है अगर अच्छे नंबर हमें लेके आने हैं तो। आज के इस वीडियो को फिर यही कंक्लूड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम प्रॉपर्ली चैप्टर नंबर 1 से अपना कोर्स वर्क का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बात से।